हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैंने सोचा कि आज बनाते हैं एक पावरफुल इन्वर्टर। तो सामने जो आप देख सकते हैं एक बड़ी सी हीट सिंक और यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, मैंने 8 पावर ट्रांजिस्टर लिए हैं जिसका नंबर है ST13009। 13009 होना ज़रूरी है, बाकी के जो हैं हों या ना हो, ST या CT हो। और दूसरा जो है ये है CTC1351। ठीक है, तो CTC1351 भी काम करेगा, लेकिन आपका ST13009 की पावर और करंट की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो सारे पेज हैं उसमें हीट सिंक में, उनके लिए ऑलरेडी स्लॉट्स बने हुए हैं। तो कुछ नहीं ख़ास करना है, बस ट्रांजिस्टर्स को उठा के उनके ऊपर पूरे तरीके से फिट कर देना है। ठीक है, तो जितने स्लॉट्स हैं लगभग लगभग मैंने उनके हिसाब के ट्रांसफॉर्मर्स ले लिए हैं, उनके हिसाब के ट्रांजिस्टर्स ले लिए हैं, सॉरी। तो ये उठा के मैंने टाइट किया। अब देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस जो है टाइट कर दिए, और आखिरी जो पीस था वो है हमारा CTC1351। तो यानी 7 पीसेस लगेंगे 13009 के, और जो 8वां पीस होगा वो हमारा हो जाएगा CTC1351, जो कि हमारा बेस करंट झेलेगा बाकी के 7 ट्रांजिस्टर्स की, जिनका नंबर है 13009, जिनकी टांगे मैं अभी मोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं टर्मिनल की टांगे मोड़ रहा हूँ उन्हें कहते हैं एमिटर। ठीक है, तो सारे एमिटर्स को एक तरफ मोड़ के अलग कर लेंगे, ताकि एक बड़ा बार वाला कंडक्टर ले लेंगे और सभी सभी टांगों को उस बार में सोल्डर कर देंगे। तो आपने देखा कि मैंने सारे ट्रांजिस्टर्स की टांगे मोड़ दी हैं, सारे ट्रांजिस्टर्स के एमिटर्स की टांगे मोड़ दी हैं, सिवाय CTC1351 वाले ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो उसको नहीं मोड़ना है क्योंकि वो हमारा बेस को रन करने के लिए है, वो इन सबसे अलग है। तो जो हमारा बेस वाला टर्मिनल है, बाकी के ट्रांजिस्टर्स का जो 7 ट्रांजिस्टर हैं उनको नीचे की तरफ कर दिया है और एमिटर्स को ऊपर की तरफ कर दिया है। तो अब बारी आ जाती है सारे बेस टर्मिनल को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देने की, सारे एमिटर टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देने की, और सारे कलेक्टर टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देने की। ठीक है, तो पहले शुरुआत करेंगे। एक तार लिया है मैंने पतला सा ही, और उसको मैंने एमिटर की तरफ से मोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा तार नहीं है, क्योंकि ये जो मैं सर्किट बना रहा हूँ इसका मैं डेमो सर्किट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अगर सुपर पावरफुल इन्वर्टर बनाना है 750-500 वाट का, तो आपको इस तरीके से बनाना है। आप अपने लिए मोटा तार भी ले सकते हैं। मैंने इसमें पतला तार इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी यही सर्किट को मैं वापस से खोलकर इससे दूसरे तरीके का इन्वर्टर और दूसरे रेटिंग का इन्वर्टर बना के आपको दिखाने वाला हूं। तो अलग अलग इन्वर्टर्स मैं बना लेता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जितने भी 7 ट्रांजिस्टर थे 13009 नंबर के, सबके एमिटर टर्मिनल्स को एक ही तार से मोड़ मोड़ के एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब एक और तार को छीला है और उस तार का इस्तेमाल करके सारे जितने भी बेस टर्मिनल हैं उसी 13009 ट्रांजिस्टर के, उन सबको एक दूसरे के साथ ही शॉर्ट कर देंगे, जिस तरीके से एमिटर टर्मिनल के साथ किया है। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ही बड़ा 13009 पावर ट्रांजिस्टर हमने बनाने की यहाँ पे कोशिश की है, क्योंकि सारे ही पावर ट्रांजिस्टर्स को हम यहाँ पर पैरेलल में जोड़े दे रहे हैं। तो ये करने के बाद जाहिर है एक टर्मिनल बचता है जो कि होता है कलेक्टर, क्योंकि 3 टांगे हैं, 2 के साथ सारे काम कर लिए हैं, कलेक्टर बचा है, उसके साथ भी सेम चीज़ होनी है। ठीक है, तो एक तार हमारा और छीला जाएगा, ये देख सकते हैं, वही तार का मैंने फिर से इस्तेमाल किया है। और अभी मैं सिर्फ सेटिंग कर रहा हूँ, लाइक हर एक टर्मिनल पे मोड़ मोड़ के तार को बांधे दे रहा हूँ। सोल्डरिंग का प्रोसेस उसके बाद आएगा। और दोस्तों, जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ क्यों किया, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर की जो करंट
कैरिंग कैपेबिलिटी, यानी एक ट्रांजिस्टर जितना करंट झेल सकता है अकेले, वो है 12 एम्पियर 13009 नंबर के ट्रांजिस्टर का। ये जो 7 ट्रांजिस्टर हैं वो उनका नंबर 13009 है, ठीक है। तो हर एक ट्रांजिस्टर की कैपेबिलिटी हो गई 12 एम्पियर की। तो 7 है 12, 7 ज़ा 84, तो टोटल करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी 84 एम्पियर, ठीक है। और इन सारे ही ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने की जिम्मेदारी दी हुई है CTC13 ट्रांजिस्टर को, जो अकेला ट्रांजिस्टर है इस पूरे हीट सिंक पे, जो बाकियों ट्रांजिस्टर से अलग है, जिसकी एक भी टांग अभी तक नहीं मोड़ी गई है, ठीक है। वो इन सारे 13009 ट्रांजिस्टर्स को ड्राइव करेगा। तो दोस्तों 3 रो बनी है। पहली रो है एमिटर की, दूसरी रो है हमारी कलेक्टर की, और तीसरी रो है हमारी बेस की। अब बारी आ जाती है सोल्डर करने की, ताकि पक्के तौर पे कनेक्शंस पूरे हो जाएं। तो अभी एक कॉमन तार का इस्तेमाल करा है, एमिटर में एक तार जोड़ दिया, तो जितने भी ट्रांजिस्टर हैं उन सब के एमिटर की कनेक्टिविटी उस एक तार से हो गई। उसके बाद वही काम हमने कलेक्टर के साथ किया। कलेक्टर में डबल तार दिया है, और एमिटर में एक दूसरे तरीके का मोटा तार दिया हुआ है, ठीक है, ताकि करंट ज़्यादा दी जा सके। अब बात आती है CTC135 वाले ट्रांजिस्टर की, जिसके कलेक्टर पे मैं एक छोटा सा तार जोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं छोटा सा तार मैंने काटा है, उसको जो है CTC1351 जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर टर्मिनल पे जोड़ दिया है। और वो तार को जो हमारा पूरा 13009 ट्रांजिस्टर का सेट है उसके मेन कलेक्टर में मैंने जोड़ दिया है। और एक तार और छोटा लिया है, वो मैंने एमिटर में जोड़ा है CTC1351 के, ठीक है। और उस एमिटर से निकले छोटे से तार को हम बेस में जोड़ देंगे, जो हमारा कॉमन बेस है सारे के सारे 13009 ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। तो कलेक्टर जो CTC1351 का अकेला जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर जोड़ देंगे कॉमन कलेक्टर में 13009, और जो उसका एमिटर का टर्मिनल है CTC1351 का उसको जोड़ देंगे कॉमन बेस में 13009 के। उसके बाद जो बेस टर्मिनल है हमारा CTC1351 का, उसमें एक काला तार जोड़ा है, और जो कलेक्टर टर्मिनल है उसमें एक काला तार जोड़ा है। अब बारी आ जाती है स्विचिंग सर्किट की डिज़ाइनिंग की, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं 4 टांगों का कंपोनेंट लगा हुआ है, और एक बीच में पाइप ऐसा है, ये मैंने खुद बनाया है। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर है जो आप देख सकते हैं, और वो जो 2 रखे हैं CTC1351 ट्रांजिस्टर्स हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और वो जो कंपोनेंट लगा दिख रहा है आपको, वो उसमें वो 2 LEDs हैं, ठीक है। तो एक है इंफ्रारेड IR रिसीवर LED, और दूसरी है इंफ्रारेड IR एमिटर LED। तो एमिटर रिसीवर का मैंने सेट बनाया है, और जो CTC1351 के जो ट्रांजिस्टर हैं उनको आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड बोर्ड पे किस तरीके से एक दूसरे के साथ गैप में कनेक्ट किया हुआ है। ब्रेड बोर्ड से एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, ब्रेड बोर्ड पे लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने एक रजिस्टर लिया 1 किलो ओम का पतला सा 1/4 वॉट का, और उसकी एक टांग को जो हमारा CTC1351 वाला पहला ट्रांजिस्टर है उसके बेस में कनेक्ट किया है, और दूसरी टांग को CTC1351 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट किया है। और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस से उठा के पहले वाले के कलेक्टर में लगा दिया है। तो ये हमारा रजिस्टर का कनेक्शन हो गया CTC1351 ट्रांजिस्टर्स के साथ। अब बारी आ जाती है कॉमन एमिटर तार की। दोनों के जो एमिटर टर्मिनल है, एमिटर दोस्तों सीधे हाथ का जो टर्मिनल होता है वो होता है, तो दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे एमिटर को, ठीक है। तो हमारा ये ऑसिलेशन सर्किट तैयार हो गया है। अब जो दोनों एमिटर एक दूसरे के साथ जोड़ दिए हैं उनसे एक टैपिंग पॉइंट निकालेंगे, जिसमें मैंने ये सफ़ेद रंग का लंबा तार जोड़ रखा है।
उसके बाद ये एक छोटा सा तार आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तार से जोड़ा है और दूसरा जो हमारा IR एमिटर है उससे जोड़ा हुआ है, IR एमिटर के एक टांग से। उसके बाद फिर जो है जो जो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है CTC 1351 वाला, उसके कलेक्टर से एक उठाया है और उसको उठा के हमने IR एमिटर की दूसरी टांग से जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ है IR एमिटर रिसीवर के सेट का ऑसिलेशन सर्किट से। और ये हमारा एक 1:1 का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, जो कि था इंडक्टर, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफार्मर में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, 2 इंडक्टर अलग अलग थे, उनके बीच में एक दूसरे के साथ टैपिंग मारी है और सेंटर टैपिंग बनाने की कोशिश की है। तो एक टर्मिनल जो सेंटर टैपिंग का है उसको कलेक्टर में दिया है और दूसरा टर्मिनल जो है उसको पहले वाले ट्रांजिस्टर के साथ कलेक्टर में दिया है। मतलब दोनों ही जो ट्रांजिस्टर की इनपुट है, दोनों ही ट्रांसफार्मर के इनपुट हैं वो कलेक्टर में जुड़ेंगे। बाकी का केस बाद में बताते हैं। अब ये है 12 वोल्ट का UPS ट्रांसफार्मर, 12 से 220 वोल्ट का। आप देख सकते हैं इसमें 4 तार दिए हुए हैं, लेकिन केवल 2 का इस्तेमाल होगा, लाल और काले। ब्राउन और ब्लैक वाला बेकार हो जाएगा। और जो मोटे 2 तार हैं लाल और काले, उनमें जो है हाई करंट सप्लाई जाएगी। और दोस्तों ये है 15 वोल्ट 3 एम्पियर का लैपटॉप चार्जर। ठीक है, तो इसको मैं पावर सप्लाई की तरह यूज़ करूँगा इस सर्किट को रन करने की। मतलब ये हमारा समझ लीजिए DC बैटरी है, 15 वोल्ट 3 एम्पियर तक करंट निकालता है। और मीटर से मेजरमेंट करके दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं 14.85 वोल्ट निकल रहा है इससे और करंट की रेटिंग 3 एम्पियर है। तो करीब करीब ये हो जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4, ठीक है, 14 3 ज़ा 42। तो यानी 42 वाट के आसपास ये इसको पावर दे सकता है। ठीक है, अब उसके बाद ये बारी आ जाती है जो सर्किट, जो हमारे पुराने वाला जो हीट सिंक में लगाए थे, जो 2 काले तार निकले थे, उनको उठा के IR रिसीवर के दोनों तारों में जोड़ देंगे। IR रिसीवर की 2 टांगे हैं दोस्तों, उन दोनों में काले तार जोड़ देंगे। और जो हमारा लैपटॉप चार्जर का तार है, उसका जो सफ़ेद वाला तार है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी प्लस वाला है, और जो बेयर ओपन तार है वो नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव तार है उसको ट्रांसफार्मर के किसी भी एक तार में जोड़ देंगे, और जो ट्रांसफार्मर का नेगेटिव हाई करंट साइड वाला तार है उसको, जो हमारा हीट सिंक में बहुत सारे लगे ट्रांजिस्टर हैं उनका कॉमन जो एमिटर जोड़ा था उसके तार से उसको जोड़ देंगे। और उसके बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाली साइड है उसमें बल्ब का सॉकेट कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसी पर हमारा 220 या 250 वोल्ट के आसपास आने वाला है। ठीक है, मगर अभी भी हमारा सर्किट ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेटअप ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें लगाएंगे करीब करीब, ये है हमारी 5 वाट की LED बल्ब। 5 वाट की LED बल्ब लगा दिया दोस्तों, और सर्किट अभी ऑपरेट नहीं होगा। ये हमारा एक्साइटेशन ऑपरेशन सर्किट है, जिसमें हमें जो हमारा क्या कहते हैं, ये वाला ऑसिलेटिंग सर्किट है उसको पावर देनी पड़ती है, जिसके लिए मैंने 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी सेल का इस्तेमाल किया है। और जैसा ही इसको जोड़ूंगा सिर्फ तभी इन्वर्टर चालू होगा। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लोड झेल ले रहा है, अच्छा चल रहा है। तो अब इसको हटाते हैं, आ जाते हैं अपने 15 वाट के CFL पर। ठीक है, तो ये LED हटा, 15 वाट का CFL आ गया। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, जबकि ये हाफ वेव इन्वर्टर है, क्योंकि हमारा केवल एक साइकिल पे ऑन ऑफ हो रहा है, फिर भी ये बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। देख सकते हैं क्या खूबसूरती से चल रहा है ये हमारा इन्वर्टर। LED बल्ब जल गया, CFL फ़िलहाल जल रहा है, लेकिन अभी इसमें सिचुएशन है कि इसमें हमको ऑसिलेशन सर्किट को सेल से पावर देनी पड़ रही, जो कि एक है मुसीबत, सही बात जो है। तो उसका जुगाड़ मैं अभी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल अभी आपको समझाने के लिए मैं सेल से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा CFL की हो गई ख़त्म बारी, आ जाते हैं 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब की। तो 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब हमारा आ चुका है। अब देखते हैं कि ये बल्ब हमारा जो इन्वर्टर है ये इसके लोड को झेल पा रहा है कि नहीं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, बल्ब हमारा जलना चालू हो गया। बहुत रोशनी है लैब में, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो रोशनी काफ़ी देनी पड़ती है। पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा होगा। हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा लैपटॉप का चार्जर है, 3 एम्पियर का लैपटॉप चार्जर है, मगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये करीब करीब 4 से 4.5 एम्पियर तक निकाल देता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा लोडेड होगा। अब बारी आ जाती है ऑटोमेटिक ऑसिलेशन की। अभी तक जो ऑसिलेशन सर्किट है, वो सर्किट जो ब्रेडबोर्ड पे लगा है आपके सामने, उसको मैं अभी एक सेल से पावर दे रहा था। पर ये चीज़ हमेशा तो नहीं की जा सकती ना, इसलिए ऐसा कनेक्शन कर रहे हैं कि इस चीज़ की नौबत ही ना आए और हमारा बल्ब जलता रहे बिना ऑसिलेशन सर्किट के। तो 2 तार मैंने निकाले हैं उसी सप्लाई से, लैपटॉप चार्जर की सप्लाई से, ठीक है। और उन 2 तारों को इसमें डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ऑसिलेशन सर्किट है वो 3.7 वोल्ट पे चल रहा था। तो उसको हमने ये 500 ओम वाले क्या कहते हैं, रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ताकि इस सर्किट को ऑपरेट किया जा सके। लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो एक रजिस्टर मैंने जोड़ रखा था पहले, मैंने उसे हटाया है, और वो रजिस्टर मैंने एलईडी और कलेक्टर के बीच में लगाया था, ताकि जो हमारी छोटी सी एलईडी है उसमें ज़्यादा करंट कहीं गलती से ना चला जाए। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि एलईडी की भी रेटिंग होती है ना, लाइक 3 वोल्ट पे चल रही है या 1.5 वोल्ट पे चल रही है। अगर ज़्यादा चली गई तो फिर वो यार शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होने के बाद हमारा सर्किट काम करना बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने सर्किट कनेक्ट कर दिया है। अब इससे हम फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन कर सकते हैं और पावर भी। आप देख सकते हैं हम यहाँ नॉब को घुमा रहे हैं, वेरिएबल रजिस्टर है हमारा ये। नॉब को घुमा रहे हैं, इसमें एक पॉइंट ऐसा आ गया है जिस पे हमें फुल आउटपुट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम आउटपुट को मेंटेन कर पा रहे हैं, ताकि हमारा जो पावर लैपटॉप चार्जर के अंदर से लिया जा रहा है वो कम से कम लिया जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। नॉब से बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके लिए मैं और बेहतर वीडियोस और बहुत ही आसान इन्वर्टर की वीडियोस भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।